हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री इतिहास में चैप्टर 11 नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर को एकदम बेहतर तरीके से जो है हम समझेंगे कि इससे अगर क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा कर आए, तो वो आपका गलत ना हो। देखिए, यहाँ पर मैं पूरा एनसीईआरटी आप लोगों को एकदम पूरा एनसीईआरटी एकदम बेसिक से टू दी पॉइंट्स में करवा रही हूँ। मैं ऐसे ही बुक से नहीं आप लोगों को चीज़ें हाईलाइट करके बताती हूँ। पूरा मैंने कई चैप्टर में हाईलाइट करके भी बताऊंगी बुक से, लेकिन आप लोगों को बता दूँ पूरा सी टेट पेपर 2 एसएसटी जो है उसका मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि सीबीएसई जो है सी टेट में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछती है। तो उसके हिसाब से जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ और कहती भी हूँ कि जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उनको जो है मैं पूरा पीपीटी के थ्रू आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, पूरा हाईलाइटेड। अलग से आप लोगों को बुक उठाने की जरूरत ना पड़े। बस आप लोगों का काम है कि उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे काम कर रही हूँ। इतनी मेरी खुद की कोशिश रहती है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आप लोग जो है मतलब बस पढ़े उसे, ये नहीं कि अलग से जो है कहीं और जो है इधर उधर देखें। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है, बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, अगर आप एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं और सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करवा दी है, जो कि मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में करवा रही हूँ कि किस तरीके से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को मैं बीच बीच में गाइड भी करती रहती हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग अगर पहली बार सी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। चलिए अब कर लेते हैं, हम अब चैप्टर को देखते हैं। ये सब तो रही बातें, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो ये आप लोगों को जो है पसंद आएगी। और जो भी लोग नए हैं उनको जो है चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं ज़रूर डेफिनेटली आप लोगों का जो है क्लियर करूँगी। जो भी सजेशन है ज़रूर दीजिएगा। देखिए, जो चैप्टर है ना, आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर से ना बहुत क्वेश्चंस आता है। कभी प्रशस्ति से आ जाता है, तो कभी वंशावली से आ जाता है, या समुद्रगुप्त के बारे में आ जाता है, या चंद्रगुप्त के बारे में आ जाता है। नए साम्राज्य और राज्य, ठीक है, नए साम्राज्य और राज्य से सबसे एक बहुत कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है, प्रशस्तियाँ। प्रशस्ति क्या होती है? तो कई बार तो सीधे सीधे ये पूछ लेता है कि प्रशस्तियाँ क्या बताती हैं। तो प्रशस्तियाँ जो है जो कवि प्रशस्तियाँ लिखते थे वो प्रशंसा में लिखते थे। तो क्या ये जो भी चीज़ें लिखते थे वो सही होती थी? कई बार यही क्वेश्चन है कि जो प्रशस्तियाँ होती हैं क्या वो सही होती हैं? तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्रशस्तियाँ जो लिखाई जाती है वो राजा की प्रशंसा में कवि जो है इनाम पाने की मतलब खुशी में जो है वो लिखते हैं। तो प्रशस्तियों में जो भी कुछ लिखा रहता है वो एकदम हम ये नहीं कह सकते कि वो सही होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है। अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे। देखिए, प्रशस्तियाँ, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है। प्रशस्तियाँ जो होते हैं इसे भी क्या बोला जाता है? अभिलेख, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना। कहने का मतलब प्रशस्ति का मीनिंग पूछा, कई बार पूछ सकता है कि प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रशस्ति क्या है, एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। समुद्रगुप्त के बारे में उनके जो दरबारी कवि थे, कई बार क्वेश्चन आया कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है। फैक्चुअल क्वेश्चन पहले बहुत आता था, लेकिन अब तो स्टेटमेंट में कथन कारण बेस्ड में जो है आने लगा है। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोगों को आता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो आप लोगों को एक मिनट, कहाँ गया, हाँ देखिए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, तो दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन। और ये इनके द्वारा जो करीब 1700 साल पहले संस्कृत में एक कविता लिखी गई थी, जिससे पता चलता है कि हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधे सीधे कई बार ये भी आया कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन। या हरिशेन किसके दरबार में जो है किसके दरबार में रहते थे? तो ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो कई बार आप लोगों को दे देगा इसके अंदर जो है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ऐसे करके दे देगा, मौर्यगुप्त, तो आप लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में थे। और ये कैसे पता चलता है? वो हरिशेन की एक संस्कृत की कविता है, उससे जो है ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त के जो है क्या थे? दरबारी कवि। नेक्स्ट देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या बताती है? ये भी आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से क्या पता चलता है। स्टेटमेंट दे देगा, हरिशेन ने प्रशंसा में उसे क्या बोला है? एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि बताया। मतलब समुद्रगुप्त को एक कवि भी बताया गया है, एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा में जो है ये सब चीज़ें बातें लिखी गई हैं। तो क्या प्रशस्तियों में जो कुछ भी लिखा होता था वो सही होता था? तो याद रखिएगा, वो हर
चीज़ जो है सही नहीं होता था। कवि जो है इनाम पाने की लालच में, अपनी मंशा में जो है ये जो है राजाओं की क्या करते थे, उनकी प्रशंसा में लिखते थे। ठीक है, आगे देखते हैं हरिशेन ने क्या लिखा है। ये देखिए, ये भी हरिशेन है। ठीक है, हरिशेन है ये। हरिशेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं आता है, ये भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ये चीज़ किससे पता चलती है, तो ये इलाहाबाद की प्रशस्ति से पता चलता है। सबसे पहले आर्यव्रत के 9 शासक, यहाँ पे दिख सकते हैं, ये जो हरा में है ना, ये आर्यव्रत के 9 शासकों में समुद्रगुप्त ने उन्हें हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। जो ये कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा है ना, ये आर्यव्रत का यहाँ पर शासक था और समुद्रगुप्त ने इन्हें हराकर जो है क्या किया था, अपने राज्य में, इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। फिर बाद में जो है उसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दक्षिण पथ का 12, 1 2 3, ये जो है दक्षिण पथ के 12 शासक जो थे, इनको भी जो है 12 शासकों को जो है इन्होंने मतलब ये भी हार जाने के बाद जो है समुद्रगुप्त के सामने जो है समर्पण कर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था इन 12 शासकों में। तो कई बार दक्षिण पथ के जो 12 शासक थे, इन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। देखिए, इन 12 को जो है इन्होंने अपने राज्य में नहीं मिलाया था, समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। तो ये जो है कई बार घुमाकर क्वेश्चन पूछ देता है, कह देता है कि दक्षिण पथ के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया, और आर्यव्रत के 9 शासकों को जो है उन्होंने आर्यव्रत के जो 9 शासक थे उन्होंने जो है समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया और क्या किया, और उस पर जो है उन्हें दोबारा से शासन करने की अनुमति दी। मतलब इन दोनों को फेरबदल करके आपसे पूछ सकता है। तो आप लोगों को अगर ये पता नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे, समझ में रहे ना। तो इसीलिए यही कारण है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाती हूँ। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से नोट्स जहाँ पर आप पेड करके लेंगे, यहाँ पर जो है आप लोगों को बस ऐसे ही मिल रहा है, तो आप लोगों का एक काम है इसको अच्छे से पढ़ना। और जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना कोशिश कर रही हूँ, तो मेरी ये अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो मुझे जो है अच्छा लगेगा कि हाँ, लोग जो है इससे जुड़े। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप अभी पहली बार अगर आप देख रहे हैं, और ये जो नोट्स हैं लोगों को वहाँ से जो है शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका लिंक जो है ना, मैं ये जो PDF है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तीसरा जो है असम के बारे में बोला है। असम, तटीय बंगाल, ये असम दिख रहा है, असम हो गया आपका, ये तटीय बंगाल हो गया, और फिर उसके बाद जो है नेपाल हो गया, ये नेपाल वाला राज्य, और उत्तर पश्चिम ये वाला जो राज्य है, उत्तर पश्चिम के कई गण जो है संग आते हैं जो समुद्रगुप्त के लिए ये क्या लाते थे, उपहार लाते थे। तो समुद्रगुप्त ने हरिशेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं के प्रति जो है समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में बताया है। सबसे पहली बात बताया है उन्होंने कि आर्यव्रत के जो 9 शासक थे, समुद्रगुप्त ने उन्हें हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। जो दक्षिण पथ के 12 शासक थे उन्होंने जो है समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया, इसीलिए उन्होंने शासन करने की अनुमति दे दी। असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के जो गढ़ थे, ये जो है इनके लिए उपहार लेकर आते थे। नेक्स्ट जो है बाहर जो इलाके हैं, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। जो ये वाला इलाका है, 1 मिनट वेट, हाँ, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये वाला जो इलाका है, इस इलाके के जो लोग थे, ये चौथी नीति क्या थी समुद्रगुप्त की इनके बारे में, कि इस शासक जो है जिसमें कुषाण और शक वंश के थे, श्रीलंका के शासक भी इसमें थे, उन्होंने समुद्रगुप्त की क्या है, अधीनता को स्वीकार किया। यहाँ पे समुद्रगुप्त की जो कुषाण और शक वंश के शासक थे, वो जो है समुद्रगुप्त की अधीनता को जो है स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्रियों का जो विवाह जो है इनसे किया है। तो इस तरह से उनमें एक जो है रिलेशन बना। अब कुछ नोट्स है जो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त ने किस प्रकार के सिक्के चलाए थे, तो याद रखना, बीड़ा बजाने वाले सिक्के चलाए थे। उनके सिक्कों पर जो है बीड़ा बजाते हुए जो है दिखाया गया, तो इसलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने बीड़ा प्रकार के सिक्के चलाए या बीड़ा बजाने वाले जो है सिक्के चलाए। 58 ईसा पूर्व मतलब 58 ईसा पूर्व, इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ, 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत की जो है शुरुआत हुई थी। और इस संवत की शुरुआत जो है, कहा जाता है कि इस संवत को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शकों पर जब विजय प्राप्त की थी, तो उसके प्रतीक के रूप में जो है इस संवत की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ने
कौन से बीड़ा प्रकार के सिक्के चलाए हैं। 58 ईसा पूर्व जो है विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू की थी। और किस चीज़ पर, शकों के विजय के बाद जो है इस संवत की जो है उन्होंने स्थापना की थी। तो शकों पर जब विजय प्राप्त किया तो इसके प्रतीक के रूप में जो है इस संवत की शुरुआत की गई थी और इससे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में बनता है। ठीक है, चंद्रगुप्त, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए, बस सपोर्ट करते रहिए। देखिए यहाँ से डेफिनेटली आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मैं आप लोगों को खुद मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, पूरी हेल्प करने की कोशिश रहेगी मेरी कि आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल दूँ, चाहे सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं वंशावली। वंशावली से भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो वंशावली के बारे में जान लीजिए। जो प्रशस्तियां हैं, शासकों की वंशावली, जो ये भी वंशावली जो है ये भी एक प्रकार की प्रशस्ति है। प्रशस्तियां शासकों की वंशावली जो पूर्वजों की सूची के विषय में क्या करती है, बताती हैं। समुद्रगुप्त की जो वंशावली है, समुद्रगुप्त की वंशावली में पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। जो समुद्रगुप्त की वंशावली है उससे पता चलता है कि जो उनके पिता थे वो गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। तो आता है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त ने जो गुप्त वंश की स्थापना की थी। उनकी जो माता है, माता कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की जो है, ये आदर्श होगा, लिच्छवीगढ़ के बारे में जो है पता चलता है। किसकी वंशावली से, समुद्रगुप्त की वंशावली से पता चलता है कि चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे और कुमार देवी जो है लिच्छवीगढ़ के बारे में इसके से पता चलता है। तो कई बार पूछ सकता है कि इन दोनों के बारे में जो है किसकी वंशावली से पता चलता है। समुद्रगुप्त और उसके पिता जो है चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की जो है उपाधि, ये धीराज की उपाधि जैसी बड़ी उपाधि जो है धारण की थी। समुद्रगुप्त के जो बेटे थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्होंने जो है पश्चिम भारत के सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। तभी तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को परास्त किया था, तभी तो विक्रम संवत की शुरुआत की थी 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी शकों को परास्त करने के बाद। ठीक है, कालिदास और आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके दरबार के कवि थे। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, कालिदास और आर्यभट्ट। और वही आपसे पूछा जाए हरिश्चंद्र किसके दरबारी कवि थे, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, समुद्रगुप्त। ये बहुत क्वेश्चन आता है इस तरह से आप लोगों को, इसलिए मैं जो है बता रही हूँ। अब बात करते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में बहुत ही फैक्ट्स आते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के विषय में जो है जो जानकारी मिलती है हर्षवर्धन के विषय में वो हर्षचरित से मिलती है। अब हर्षचरित किसने लिखा था, बाणभट्ट। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 4 कवियों के बारे में बताया है। अगर मैं अभी क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊँ ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए जो है इस नोट्स, जब मैं ये चीज़ें समझा रही हूँ इसको पूरा वीडियो देखिए, देन आप जो है इस नोट्स को अच्छे से पढ़िए। देखिए 12 से 15 मिनट की वीडियो होगी, फिर उसके बाद जो है आप 15 मिनट में अपना नोट्स रेडी कर लें इन शॉर्ट। देखिए आप फिर आपका इतना टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 कल करवाऊंगी मैं, क्योंकि एक ही बार में करवा दूंगी तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, बस जुड़े रहिए, आप लोगों को पूरी तैयारी यहीं पर होगी। चलिए देखिए, तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने जो है हर्षचरित की रचना की थी संस्कृत में। इन्हीं के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम में जो है चीनी यात्री जो थे षवेनत्सांग हर्षवर्धन के जो है दरबार में आए थे और काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। हर्ष जो है अपने पिता और बड़े भाई, हर्ष जो है पहले राजा नहीं बने थे, लेकिन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद जो है वो थानेश्वर के राजा बने। थानेश्वर जो कि कहाँ पर है, हरियाणा में। और यहाँ पे जो है हर्षवर्धन यहाँ के राजा बने। हर्ष के जो बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे। हर्ष के बहनोई जो है कन्नौज के शासक थे, लेकिन बंगाल के एक शासक ने जो है उनको, एक बार क्या हुआ, लड़ाई हुई तो उसमें जो है उन्होंने उसे मार डाला। मार डालने के बाद हर्ष जो है उन्होंने कन्नौज को जो है अपने अधीन कर लिया। ठीक है, कन्नौज को क्या किया, अपने अधीन कर लिया। इसका कारण ये था कि क्योंकि उनकी वहाँ पे बहन थी और उसको भी शरण में, मतलब उसको सहायता करना था। तो हर्ष ने जो है कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और फिर बंगाल पर जो है उसके बाद जो है आक्रमण किया अपनी बहनोई का बदला लेने के लिए। जब वहाँ पे आक्रमण किया तो उसके बाद जो है वहाँ पर वो जीत जाता है, तो मगध और बंगाल को जो है क्या करता है, वो अपने में मिला लेता है। हर्ष ने जब नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश की तो दक्कन के आगे जो है, ये दक्कन के आगे बढ़ने की जब कोशिश की ना, तब वो नहीं बढ़ पाया। इसका कारण क्या था, क्योंकि चालुक्य नरेश जो थे, पुलकेशिन द्वितीय ने उसे वहाँ पे रोक लिया था। तो ये फैक्ट्स था हर्षवर्धन के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। हर्षवर्धन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के बारे में जो है हर्षचरित से जानकारी मिलती है। इनके दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट थे।
और हर्षवर्धन जो है थानेसर के राजा बने। थानेसर के राजा बनने के बाद जो है हर्ष ने जो है कन्नौज पर भी शासन कर लिया और उसके बाद जो है कन्नौज पर उनका जब अधिकार हो गया कन्नौज पर, क्योंकि उनकी बहनोई की मृत्यु हो गई थी तो कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था। फिर उसके बाद जो है मगध और बंगाल को भी जीता, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने कोशिश की कि नर्मदा को पार करके जो है वो दक्कन से आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय आ गए थे जो कि उन्हें रोक लिया। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, लगता है कि इससे चीज़ें समझ में आई हैं, क्लियर हुई हैं, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।